गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को शुभकामनाएं, गुड इवनिंग। आज हमारी कल जो वाली क्लास है उसको नए मानते हुए आज हम पहली क्लास हम करेंगे। एक बार थोड़ा देख लेता हूं मैं। जय हिंद। गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, जुड़ गए हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, शानदार। एक बार थोड़ा देख लेते हैं हम, फिर शुरुआत करेंगे, झटके से शुरुआत कर देंगे। गुड इवनिंग बच्चे। तो अच्छी बात है, बिल्कुल जुड़ गए हैं सभी बच्चे। शुरुआत कर देते हैं। सही है। देखो, माई सेल्फ सुरेंद्र आजाद, फाउंडर ऑफ इम्पैक्ट एकेडमी। और जो आज पढ़ेंगे, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, जीव विज्ञान पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद में हम फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और एक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जिससे ऐसे नहीं होगा कि कई बार क्या होता है, बच्चे भी खुद ये कहते हैं सिलेबस करवाओ, सिलेबस करवाओ। तो ऐसा नहीं है, आराम से हम पढ़ेंगे। बेशक हमको ज़्यादा पढ़ना हो, पेपर नज़दीक होगा तो हम थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन हम सिलेबस में कोई कटौती नहीं करेंगे और ना ही आप कहोगे तो ना ही फिर करेंगे, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता, वो थोड़ा पढ़ते हैं और फिर थोड़ा याद होता है, फिर थोड़ा पेपर में करके आते हैं, तो इसी वजह से वो कटौती प्रस्ताव आने के बाद में बहुत ही कम मार्क्स आते हैं। तो इसलिए अच्छी तरह से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है और सिलेक्शन तक पहुंचना है। तो सिलेक्शन तक पहुंचने का एक सीधा फंडा ये है कि अच्छे बेहतर क्लास नोट्स हो, पहली बात। दूसरे नंबर पर सेल्फ स्टडी हो, बेहतर हो, जो पढ़ रहे हो उससे बाहर कुछ आना नहीं चाहिए। इसी विषय पर मैं आपको जो बता रहा हूं, आपको जो क्लास में मैं करवाऊंगा तो साथ साथ में भी आप लिख सकते हो, वरना जो मैं क्लास में करवाऊंगा तो उसकी मैं पीडीएफ भी आपको इसी जो बोर्ड में जो है इसकी पीडीएफ भी बन जाती है। इसमें ऐसा सिस्टम है, जो डिजिटल बोर्ड है आज के समय के, तो उसमें ऐसा सिस्टम है, इसकी पीडीएफ भी बन जाती है। तो इसकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। तो लेकिन ये ऐसा होता है कि ये स्वयं हम देखें तो आपके ऐप पर डाउनलोड हो जाएगी, लेकिन पीडीएफ बन के तो आप प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते इसका, उसमें देख सकते हो, उस समय पर भी नोट्स बना सकते हो। मतलब कुछ छूट जाए साथ में करते करते तो कल तक ये आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी, तो उसमें आप ऐप पर इसको देख सकते हो। ऐसा सिस्टम ऐप के अंदर जो डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो तीसरी बात ये है कि जो हमारा सिलेबस है, जो सिलेबस वो बिल्कुल ऐसा सिस्टम रहता है। आप देखोगे जितने भी आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो सीजीएल का भी देखोगे तो वहां पर बस जो जीव विज्ञान है, ठीक है, तो और जो एसएससी जीडी से लेकर आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी देखोगे तो उसमें भी बस ये है कि जीव विज्ञान है। तो जीव विज्ञान है वो एक तरह से आप देखोगे तो उसमें ये नहीं है कि भाई ये टॉपिक आपको नहीं करना है, बस इसमें से ही आएगा। तो इसलिए वाइड ही आपको पढ़ना पड़ेगा। और आपने देखा होगा जो बहुत सारे क्वेश्चन है जो सीजीएल के उठा लिए जाते हैं, कई बार असिस्टेंट कमांडेंट के उठा लिए जाते हैं, कई बार यूपीएससी का एक दो क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो मतलब आसान, आप देखो जो यूपीएससी के आसान आसान क्वेश्चन है वो भी उठा लिए जाते हैं। इसलिए हमको छोड़ना कुछ भी नहीं है, एक अच्छी डिटेल में करना है, ठीक है। और यदि आप बेहतर करोगे और बेहतर क्लास नोट्स बनाओगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा ही होगा। हम देख लेते हैं यहाँ पर जो न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, पोषण और तथा पाचन, एक तो ये हमारा टॉपिक है। तो दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कंकाल तंत्र है, ठीक है, श्वसन तंत्र, एक्सक्रीशन, मूत्रोसर्जन भी बोल देते हैं। फिर ब्रेन, मस्तिष्क, आंख इसी के अंदर है।
रुधिर तथा परिसंचरण तंत्र आएगा, परिसंचरण तंत्र, और फिर ग्रंथियां और कोशिका और डिजीज। तो आप देखोगे जो बॉटनी के अलावा हम देखते हैं तो सारा सारा मोस्टली किसका है, जूलॉजी का पार्ट है। इसके अंदर और भी आते हैं हमारे, जैसे जैव विकास है, इवोल्यूशन है, जैव विकास जिसको क्या बोलते हैं हम, इवोल्यूशन बोलते हैं, इवोल्यूशन, जैव विकास। जैसे इसके अंदर हमारा जेनेटिक्स भी है, जेनेटिक्स जिसको हम आनुवांशिकी बोलते हैं, आनुवांशिकी, आनुवांशिकी। तो और भी छोटे छोटे टॉपिक भी इसके अंदर आ जाते हैं। मतलब हमारा मोस्ट ऑफ आप देखोगे तो जूलॉजी का पार्ट है और हमारा बॉटनी का भी पार्ट है। तो ये हमने सारा पढ़ना है, ठीक है। हम शुरुआत जो करते हैं, शुरुआत यहां से ही करेंगे हम, पोषण तथा पाचन से। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं बायोलॉजी के बारे में, थोड़ा बहुत हम बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। तो बायोलॉजी है, देखो बायोलॉजी, बायोलॉजी है स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, मतलब जीव जंतुओं का अध्ययन, जीवों का, जीव में क्या है, हमारे पौधे भी आ जाते हैं, जीवों का अध्ययन, ठीक है। तो हम किस में आ जाता है, हमारा बायोलॉजी में आ जाता है। किस में आ जाता है, बायोलॉजी के अंदर आ जाता है। जो बायोलॉजी शब्द है जो सबसे पहले 1801 में, जो 1801 में लेमार्क ने दिया था, और इसका एक और साथी था 1801 में। कई कई जगह आप देखोगे 1802 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो एक इसका साथी और था ट्रेवी नेरेस, ठीक है। तो हम देखते हैं ट्रेवीरेनस था, ट्रेवीनेरेस लिख दिया गया, ट्रेवीरेनस था। ट्रेवीरेनस हम देखते हैं ये तो थे जर्मनी के और ये थे फ्रांस के। इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का के बारे में बताया था। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी शब्द का निर्माण किसने करवाया था, लेमार्क ने किया था और ट्रेवीरेनस ने किया था, ठीक है। बहुत बढ़िया, देखो जो, बहुत बढ़िया, जय हिंद भाई, राम राम। देखो यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन है, देखो कमेंट सेक्शन के लिए अलग एक सिस्टम बना रखा है। यहाँ पर एक एलसीडी है वो आगे लगा रखी है, एक यहाँ पर अलग से लगा रखी है, एक आगे लाइट जल रही है, बिल्कुल 100 वाट की है, बिल्कुल तापीय ऊर्जा मुझको दे रही है, थर्मल एनर्जी बिल्कुल बेहतर तरीके से। तो इतना जो सिस्टम होता है ऑनलाइन का, तो यदि हम देखें तो यदि ऑनलाइन का जमाना नहीं हो तो मैं ऑफलाइन ही पसंद करता हूँ। लेकिन ऑनलाइन है बहुत बच्चों के लिए बहुत बेहतर भी होता है। तो आप देखोगे वर्तमान में बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं कई बार दूर दूर पढ़ने जाते थे, और जो कभी आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा दिल्ली जाते थे, तो वो भी बच्चे अब घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। कई बच्चे हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर जाते थे आईएएस की तैयारी करने के लिए, वो घर पे भी बैठ के तैयारी कर सकता है। तो इसी वजह से हमको भी जो आधुनिक जमाना, मॉडर्न जमाने के साथ में चेंज करना पड़ा, तो इसी वजह से ये सीधा प्लेटफॉर्म लेके आए। वरना तो मशीनीकरण का युग है। आप देखो अलग यहाँ पर भी रखी हुई है, यहाँ पर भी, आगे भी, यहाँ पर भी, और एक अलग से कैमरा, कंप्यूटर, इस तरह का सिस्टम ताम झाम। और कभी एकदम यहाँ ब्लास्ट हो जाए तो मैं तो बिल्कुल यहाँ पर आग का एक गोला बनकर जल जाऊंगा यहाँ पर। तो इतना ज्यादा मशीनीकरण है यहाँ पर, लेकिन समय की मांग है तो इसी वजह से ये किया। तो ये ध्यान रखोगे, लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग किया था।
फिर एक हम देखते हैं एक वैज्ञानिक थे, सभी को ज्ञात होगा, उसका नाम सुना है, अरस्तु। अरस्तु, एरिस्टोटल, एरिस्टोटल। अरस्तु को बायोलॉजी का पिता बोला जाता है, जीव विज्ञान का पिता बोला जाता है। ऐसा क्या कर दिया इसने जिसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता, फादर ऑफ द बायोलॉजी कहा जाता है। ऐसा क्या किया भाई? क्योंकि यही व्यक्ति थे जिसने सबसे पहले जीव विज्ञान को एक शाखा के रूप में, एक ब्रांच के रूप में स्थापित करवा था। ठीक है, जीव विज्ञान को मैं लिख देता हूं यहां पर, जीव विज्ञान को एक ब्रांच के रूप में को शाखा के रूप में स्थापित करवाया। शाखा, ब्रांच के रूप में स्थापित करवाया, स्थापित करवाया। ठीक है, जीव विज्ञान को शाखा के रूप में स्थापित करवाया। किसने करवाया? अरस्तु ने करवाया। ठीक है, जो अरस्तु थे ये कहां के थे? ग्रीक के थे। ये भी आप थोड़ा ध्यान रख लेना, ग्रीक देश के थे। ठीक है, ग्रीक के थे। ग्रीस बोल देते हैं, ग्रीक बोल देते हैं, इसको सी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ग्रीक के थे ये, और इन्होंने ही सबसे पहले एक शाखा के रूप में स्थापित करवाया। इन जन्म तो इतना नहीं पूछते, 384 से 322 बीसी थे, मतलब इतने पुरातन समय के थे ये। तो उस समय से बायोलॉजी शब्द है, लेकिन सबसे पहले हम देखें इस शब्द का प्रयोग है वो किसने किया था? ये ध्यान रखोगे, शब्द का प्रयोग है जो बायोलॉजी का, ये किसने किया था? 1801 में। लेकिन जीव विज्ञान का पिता एक शाखा के रूप में स्थापित करवाया था, अरस्तु ने करवाया था। लेकिन जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो शब्द है उसकी बात है जो सबसे पहले लेमार्क ने की थी। और ये ध्यान रखना, कभी ये सोचो कि बायोलॉजी थी नहीं तो अरस्तु, थोड़ा सा और बता, ये तो फिर बता ही दूं, 384 से 322 बीसी है ये। ठीक है, मतलब आप देखो तो मतलब पुरातन समय की बात है। तो अरस्तु के समय से ही जीव विज्ञान एक शाखा के रूप में स्थापित है। और हम देखें जीव विज्ञान बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में 2 टर्म आती है जो सबसे फेमस है। वैसे तो जो बायोलॉजी है वो 3 टर्मों में देखी जाती है। तो एक टर्म तो है हमारी बॉटनी, एक है जूलॉजी और एक है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो 3 टर्म जो बोली जाती है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी की 3 टर्मों में ये बेसिक बायोलॉजी की टर्म बोली जाती है। एक तो होती है हमारी बेसिक टर्म बायोलॉजी की, एक होती है अप्लाइड बायोलॉजी, वो अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको एक बार थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा। देखो, जो एक तो होती है बेसिक बायोलॉजी हमारी, उसमें जिसको मूल जीव विज्ञान बोलते हैं, मूल जीव विज्ञान में बायोलॉजी की 3 टर्म है। एक तो है हमारी जूलॉजी, जिसको हम बोलते हैं जंतु विज्ञान, जूलॉजी। इसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ एनिमल्स लिख देता हूं मैं इंग्लिश में भी, स्टडी ऑफ एनिमल्स। इनका जो पिता बोला जाता है, इनका पिता वो कौन है? अरस्तु ही है। इनका पिता भी कौन है? अरस्तु है, एरिस्टोटल है। पूछा जाए कि जंतु विज्ञान का, जूलॉजी का पिता, जंतु विज्ञान का पिता वो कौन है? अरस्तु है। क्यों अरस्तु है? क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बहुत ही फेमस पुस्तक रही उस समय की। उस समय पर उस पुस्तक के अंदर 500 जंतुओं का वर्णन कर दिया था अरस्तु ने। कितने? 500।
500 जंतुओं का उस समय पर, उसका नाम रखा गया था हिस्टोरिया एनिमिलियम। क्या रखा गया था? हिस्टोरिया एनिमिलियम, हिस्टोरिया एनिमिलियम। पुस्तक किसकी है? यह ध्यान रख लेना, अरस्तु की है। इसमें क्या खास बात है? 500 जंतुओं का वर्णन कर दिया इसने। सही है, कर दिया तो अच्छी बात है। 500 जंतुओं का वर्णन कर दिया, अच्छी बात है, कर दिया। पढ़ना, बच्चों को पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, थोड़ा रंग भर देते हैं इसकी भी जिंदगी में, बोर्ड की जिंदगी में। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं बॉटनी की। बॉटनी, बॉटनी है, बॉटनी इसको हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, हिंदी में वनस्पति विज्ञान। तो किसका अध्ययन होगा? वनस्पतियों का अध्ययन होगा, वनस्पतियों का अध्ययन होगा। वनस्पतियों का अध्ययन होगा। तो स्टडी ऑफ, क्या बोलेंगे? प्लांट्स। आप समझ जाना जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। जंतुओं, वनस्पतियों का क्या होगा? अध्ययन होगा, स्टडी ऑफ प्लांट्स होगा। इसके पिता कौन है? पिताजी, पिताजी वो पिताजी नहीं है, वनस्पति विज्ञान, ठीक है, वनस्पति विज्ञान है हमारा। तो वनस्पति विज्ञान के पिताजी बोले जाते हैं बहुत ही फेमस व्यक्ति, थियोफ्रेस्टस। कौन? थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस की भी कोई खास बात रही होगी, इसने भी एक पुस्तक लिख दी, बुक लिख दी। कौन सी बुक लिखी इसने? हिस्टोरिया। तो देखो एनिमिलियम था, इसका भी कुछ ऐसा ही नाम रहा होगा। हाँ, इसका भी ऐसा ही नाम रहा, प्लेंट्रम। प्लेंट, देखो प्लांट, यहां पर एनिमल था, यहां पर प्लांट, प्लेंट्रियम, ठीक है। तो हिस्टोरिया प्लेंटिरम, ये था किसका? वनस्पतियों का अध्ययन, ठीक है, अच्छी बात है। फिर एक बात एक और आई, ये बेसिक बायोलॉजी के अंदर आता है, सूक्ष्म विज्ञान। किसकी बात आई? माइक्रोबायोलॉजी की आई। किसकी बात आई? माइक्रोबायोलॉजी की। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी तीसरे नंबर पर क्या है हमारा? माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान। यहां सूक्ष्म विज्ञान लिख देता हूं ऐसे, माइक्रोबायोलॉजी। तो यहां पर सूक्ष्म विज्ञान नाम से पता चलता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होगा, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, अच्छी बात है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होगा। सूक्ष्म कौन से? जो माइक्रो, माइक्रो है बिल्कुल, जो छोटे छोटे हैं सूक्ष्म जीव, जो हमारी नंगी आंखों से भी दिखाई ना दे, वो सूक्ष्म जीवों का सारा सारा किस में अध्ययन होगा? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर होगा, जिससे माइक्रोस्कोप से देख सके हम। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन होगा, किससे देखते हैं? इनको लिख देता हूं मैं, इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। यहां थोड़ा सा रंग भरना था जिंदगी में, इसके भी थोड़ा सा भर देते हैं। ये इनको माइक्रोस्कोप को माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इसका भी कोई ना कोई तो पिता होगा, पिता तो होना जरूरी है। इनका एक पिता था, आपने नाम भी सुना होगा, ल्यूएन होक। ठीक है, ठीक है, ल्यूवेनहोक नाम सुना होगा सभी ने, ल्यूवेनहोक। ये किसके पिता है? माइक्रोबायोलॉजी के पिता है। जीवों का जो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हम करते हैं वो इसी से करते हैं, ठीक है, ल्यूवेनहोक के। तो ये सभी को आपको ध्यान में आ गया होगा, एक बार इसको आप अच्छी तरह से लिख लो जल्दी।
क्लास शुरू है, क्लास शुरू है। जल्दी लिख ले। जल्दी। लिख दिया होगा आपने। अगला हम देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, इसके बाद में अगला देखें। ये थोड़ा ठीक कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, किसी को ना दिखे कभी। इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अब हम अगला देख लेते हैं। ये हो गया हमारा, ये सारी चीजें, ये किससे संबंधित था? हमारा बेसिक से संबंधित था, माइक्रो हम बायोलॉजी से। और एक हम देखते हैं अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान, अप्लाइड बायोलॉजी, वो हमारे काम का नहीं है। इतना हमने जान लिया बायोलॉजी के बारे में। फिर उसके बाद में एक बात आई सामने, ये पूछा जाने लगा उस समय पर, जब लेमार्क ने बताया बायोलॉजी के बारे में, तो ये पूछा गया लेमार्क वैज्ञानिक से कि सजीव कौन है? कौन है सजीव, कौन है? इन्होंने उस समय पर बहुत सारी बातें की गई। लेमार्क ने कही, ट्रिवेरेनस ने बोली, माइक्रोबायोलॉजी के पिता आ गए। तो इस तरह से बहुत बातें होने लगी उस समय पर। तब इससे पूछा गया कि भी सजीव कौन है, सजीव क्या है, ये बातें होने लगी उस समय पर। तब लेमार्क ही सामने आए और लेमार्क ने 1809 में ये कहा, लेमार्क ने 1809 में कहा, सजीव वही है, सजीव वही है जिस पर जो कोशिका रखता है, जो कोशिका रखता है। जिस पर कोशिका नहीं होती, जिसमें कोशिका नहीं होती, वह निर्जीव है, वह निर्जीव है। मतलब जो जिस पर सेल होगी, जिस पर क्या होगी, सेल होगी, वही क्या है, हमारा सजीव है। और जिसमें सेल नहीं होगी, जो सेल कोशिका नहीं होगी, वही क्या है, निर्जीव है। निर्जीव मीन्स क्या है, नॉन लिविंग है। और सजीव क्या है, हमारा लिविंग है। अच्छी बात है। फिर इसने कुछ और प्रॉपर्टी जोड़ी इसके अंदर है कि सजीव के गुण क्या क्या होने चाहिए, प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, गुण क्या क्या होने चाहिए सजीव के अंदर। सजीव यही वही सजीव बोला जाता है जो वृद्धि कर सके, ग्रोथ कर सके। अच्छी बात है। सेंसिटिव हो, संवेदना हो, उसमें संवेदना हो, अच्छी बात है, सेंसिटिव हो। उपापचय क्रिया करता हो, मेटाबॉलिज्म सिस्टम हो, वही सजीव बोला जाएगा। इसकी सजीव की कुछ विशेषताएं भी है, मेटाबॉलिज्म करता हो। और क्या है, और जनन कर सकता हो, रिप्रोडक्शन कर सकता हो, अच्छी बात है, रिप्रोडक्शन कर सकता हो। और क्या बताया इन्होंने, और ये बताया कि मृत्यु भी हो, डेथ भी हो। मतलब इस तरह की सजीव के कुछ गुण बताए। कहा कि सजीव कौन है, जिसमें कोशिका होगी, 1809 में बताया
और जिसमें कोशिका नहीं वो निर्जीव है, नॉन लिविंग है। और इसके कुछ गुण है कि सजीव वृद्धि करता है, संवेदना होती है, उपापचय क्रिया होती है, जनन होता है और उसकी मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये बातें हमारी किस में आती है, सारी सजीव जीव के अंदर आती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं अगला हमारा पॉइंट है, अगला जो हमारा बायोलॉजी है, बायोलॉजी में हम जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या रहता है, जूलॉजी, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन आते हैं वो बॉटनी से आते हैं। और तीसरे नंबर पर माइक्रोबायोलॉजी से, वो तो वायरस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले जंतु विज्ञान में हम देखते हैं, और जंतु विज्ञान के जो जो चरण है वो हम देखेंगे। जंतु विज्ञान का सबसे पहला चरण आता है तंत्र। कौन सा चरण आता है, तंत्र। फिर उसके बाद में कोशिका की बात आती है, फिर उसके बाद में आनुवांशिकी की बात आती है, फिर उसके बाद में जैव विकास की बात आती है, और फिर उसके बाद में वर्गीकरण की बात आती है, क्लासिफिकेशन की बात आती है। तो सबसे पहले जंतु विज्ञान में हम तंत्र पढ़ेंगे। तंत्र में हम सिस्टम में तो सिस्टम में सबसे पहले हम देखेंगे, तंत्र के अंदर सबसे पहले हमने देखना है, वो देखना है पाचन तंत्र। क्या देखना है, पाचन तंत्र। और इसमें और क्या क्या चीजें मैंने बताई, जेनेटिक्स आती है, जेनेटिक्स आनुवांशिकी आती है, और क्या क्या चीजें आती है, एक मैंने बताया जैव विकास आता है तीसरे नंबर पर, जैव विकास भी पढ़ेंगे, इवोल्यूशन आता है। चौथे नंबर पर आता है हमारा, चौथे नंबर पर सेल बायोलॉजी, कोशिका, जैव कोशिका, जैव सेल बायोलॉजी। फिर उसके बाद में पांचवें नंबर पर हम देखेंगे, पांचवें नंबर पर आता है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट भी रहता है, वो रहता है हमारा वर्गीकरण। कौन सा रहता है, वर्गीकरण। ये ध्यान रखोगे आप, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम तंत्र में देखेंगे, और तंत्र में सबसे पहले हम देखेंगे पाचन तंत्र। क्या देखेंगे, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र हम देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। पाचन तंत्र के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, इट इज हैव 4 स्टेज। कितने चरण रखता है, 4 चरण रखता है। और इन 4 चरणों में ही हम देखेंगे कि पाचन किस तरह से होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पाचन 4 चरणों में होता है। चार चरणों में सबसे पहले जो हम पाचन होगा, इंजेशन। किस चरण में होगा, इंजेशन में, इंजेशन। इसको बोलते हैं अंतःग्रहण। भोजन को अंतःग्रहण करना, हम लेते हैं मुंह में, उसी को हम क्या बोलते हैं, अंतःग्रहण। इनटेक ऑफ द फूड, भोजन को ले जाना, अंदर ले जाना। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड, भोजन का ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना। भोजन को ग्रहण करना, इंजेक्शन करना। तो हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले मुख में ग्रहण करेंगे, और मुख से फिर वो जाएगा हमारा एलिमेंट्री कनाल के अंदर, आहार नाल के अंदर। और फिर एक अंतिम भाग होता है गुहा, और गुहा के माध्यम से बाहर उत्सर्जित हो जाता है। वो हम प्रोसेस है, हम धीरे धीरे सारा कुछ पढ़ेंगे। लेकिन हम बेसिक रूप से अभी पढ़ रहे हैं कि पाचन है हमारा कितने चरणों में होता है, 4 चरणों में। तो पहला चरण हमारा अंतःग्रहण है, और अंतःग्रहण में के भी 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है हमारा,
एक भाग है पहला भौतिक, भौतिक प्रक्रिया, फिजिकल प्रक्रिया। आप ये मत सोचना कि मास्टर ने क्या शुरू कर दिया, ये भौतिक भौतिक क्या चल रहा है मामला, इसके अंदर भी दो भाग कर दिए मास्टर ने। तो बिल्कुल आसान है, कुछ नॉर्मल सा है, केमिकल। थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए अच्छी तरह से क्या चल रहा है मामला। हमारा भौतिक और दूसरा क्या है, रसायन। ठीक है, भौतिक है, भौतिक है, भौतिक प्रक्रिया। दूसरा हमारा क्या है, रसायन प्रक्रिया। ठीक है, भौतिक प्रक्रिया में हम देखते हैं, भौतिक प्रक्रिया में पहले नंबर पर जो भोजन को आप मुंह से च्युइंगम करोगे, मतलब चबाओगे, वही हमारी क्या है, भौतिक प्रक्रिया। सीधी सी बात है कि भोजन को आप चबाओगे तो वही क्या हमारा भौतिक प्रक्रिया। और जिसके ऊपर सलाइवा लपेट दो, क्या लपेट दो, सलाइवा, और उसके अंदर थोड़ा सा सलाइवा लपेटते ही वो क्या थोड़ा सा मीठा लगने लग जाता है, वही हमारी क्या होगी, रासायनिक प्रक्रिया होगी। ठीक है, वो हमारी क्या होगी, रासायनिक प्रक्रिया। तो भोजन को चबाना, चबाना, उसको किसी में कन्वर्ट नहीं हुआ, एक बार चबाया है बस, भोजन को चबाना भौतिक प्रक्रिया है, स्विंग ऑफ फूड। ठीक है, और हम कितनी बार चबाएं, यदि आपने कोई एक टुकड़ा ले लिया और उसको आप चबाते हो, 32 बार आप चबाते हो, तो उसके अंदर अच्छी तरह से लार लिपट जाती है और बहुत ही बढ़िया पाचन रहता है। ठीक है, मतलब एक बार आप रहो चबाना शुरू करोगे तो 32 टाइम्स है, यदि आप चबाते हो, यहां लिख देता हूं 32 टाइम्स स्विंग करते हो तो वो बेस्ट माना जाता है। ठीक है, 32 बार फिर कौन करे, प्रोसेस है पहले ही शुरू हो जाती, दूसरी बार में एक बार करके, कई तो एक बार भी नहीं करते, ऐसे डालते हैं तो वो सीधा है। कई बार आपने देखा होगा शादी विवाह में स्पेशल के कुछ लोग होते हैं, वो सीधा सीधा प्रोसेस है 360 डिग्री के कोण से करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भोजन को चबाना है, या हम दूसरी बातों में हम कहें भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, स्मॉल ग्रेन्युअल्स बना देते हैं हम, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना किसमें होता है, भौतिक प्रक्रिया में। ठीक है, केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, केमिकल प्रोसेस में जो फूड होगा, फूड, उसके ऊपर सलाइवा लपेट देंगे, क्या लपेट देंगे, सलाइवा। अच्छी बात है, सलाइवा लपेट दिया, सलाइवा लपेटने के बाद में ये बन जाएगा बोलस, क्या बन जाएगा, बोलस। सलाइवा लपेटते क्या बन जाएगा, बोलस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बोलस। और ये बोलस है, ये क्या होता है, सेमी सोलिड भाग होता है, क्या होता है, सेमी सोलिड, अर्ध ठोस होता है, क्या होता है, अर्ध ठोस, अर्ध ठोस है, अर्ध ठोस है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध ठोस को बोलस बोल देते हैं, हिंदी में भी बोलस बोलते हैं। भोजन लिया आपने और भोजन पर क्या लपेट दिया, सलाइवा लपेट दिया, लार लपेट दी, और लार लपेटने के बाद में क्या बन गया, अर्ध ठोस बन गया, वही क्या होता है, बोलस होता है। और आपको एक और बात बता दूं कि पेपर में ये पूछ ले अंतःग्रहण का अंतिम भाग, बोलस है, अंतःग्रहण का अंतिम भाग होता है, बोलस अंतःग्रहण का अंतिम भाग होता है, या अंतिम उत्पाद होता है, अंतिम, अंतिम उत्पाद मीन्स क्या, लास्ट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद होता है। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, मना कर दिया इसने कि मैं नहीं जाऊंगा, बस इतना ही रहूंगा, कोई बात नहीं। अगला, तो हमने देखा भोजन, बोलस है, बोलस अंतःग्रहण का अंतिम उत्पाद होता है,
अंतिम उत्पाद होता है। और इसके बाद भोजन अमाशय में जाता है। अमाशय मीन्स क्या है? स्टोमक। कहाँ जाता है? स्टोमक में जाता है। ठीक है, एक बात और देख लेते हैं, हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कई बार ये पेपर में पूछा जाता है कि जब भोजन चबाते हैं, चबाते का मतलब ऐसे नहीं चबाना, ऐसे नहीं चबाना, अभी बार बार चबाते हैं, ऐसे लिख देता हूं मैं। जब भोजन बार बार चबाते हैं, कई लोग हैं बस चबाने को ही ये सोचते हैं कि हाँ बस चबा लिया, लेकिन चबाने का मतलब होता है बार बार चबाना। उसके लिए तो एक बार ऐसे करके निकलना वाली प्रोसेस है, उसके लिए वही चबाना होता है। जो भोजन बार बार चबाते हैं तो वह तो मीठा लगता है। कई तो ये सोचेंगे भाई अब ये कब लगता है मीठा, हमको तो पता भी नहीं। जब भोजन बार बार चबाते हैं तो वह मीठा लगता है। मीठा मीठा लिख दिया मैंने, मीठा ही आएगा है। ठीक है, तो मीठा लगता है। वाई, कारण क्या है? कारण बताएं। ऑप्शन में मिलेगा, बी ऑप्शन में मिलेगा, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्योंकि, हिंदी में लिख देता हूं, क्योंकि ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। क्योंकि ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों, मेरे गुलगुलो? आई बात समझ में? इसी वजह से मीठा लगता है। गुलगुले भी मीठे इसी वजह से लगते हैं। गुलगुले तो मीठे ही होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब अगला देख लेते हैं हम थोड़ा सा। ये तो इंजेक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं डाइजेशन की। किसकी बात कर देते हैं? डाइजेशन की। दूसरे नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन। पाचन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पाचन की। क्या है पाचन, ये और देख लेते हैं हम। पाचन बिल्कुल कुछ नहीं है, छोटा सा सिस्टम होता है। तो छोटा सा सिस्टम क्या है पाचन में? जो हम पूरी प्रोसेस में हम देखते हैं पाचन तंत्र में, वही है। तो पाचन तंत्र में हमने देखते हैं जो हमारे कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होते हैं भोजन के, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना हमारा पाचन तंत्र का भाग होता है। क्या है? पाचन तंत्र में क्या होता है? जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं भोजन के, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? हमारा पाचन तंत्र का भाग है। इसमें भी ऐसे ही होता है डाइजेशन में। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हिंदी में भी कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं इसको। कभी सोचो मास्टर ने क्या लिख दिया हिंदी वाले, तो कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, फिर प्रोटीन, यहां लिख देता हूं प्रोटीन। फिर फैट, वसा, यहां लिख देता हूं फैट। अच्छी बात है। इनका कार्बोहाइड्रेट का तो ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट का किस में? ग्लूकोज में। प्रोटीन का अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड बोलते हैं इसको। अमीनो अम्ल को क्या बोलते हैं? अमीनो एसिड बोलते हैं। थोड़ा सा ऊपर उठ जा। लो लो, अमीनो अम्ल में। और वसा है वो किस में? वसीय अम्ल में, फैटी एसिड में। फैटी एसिड में। अच्छी बात है, ये टूट गया। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं इसमें क्या है। ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। इसको हम बोलते हैं सेमी लिक्विड काइम। क्या बोलते हैं? सेमी लिक्विड। जो ये सारा पदार्थ है, ये सारा पदार्थ है,
ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेमी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी लिक्विड में। अरद द्रव, इसी अरद द्रव को हम क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। इट इज कॉल्ड काइम। काइम, काइम हम कह सकते हैं यह पाचन का अंतिम उत्पाद होता है। ये पाचन का अंतिम उत्पाद होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है, अंतिम उत्पाद होता है, जो जो आंत में विद्यमान रहता है, आंत में विद्यमान रहता है, जो आंत में विद्यमान रहता है। ठीक है, ये हमारा आंत में विद्यमान रहता है। ठीक है, दूसरा नंबर का हो गया। अब तीसरे नंबर पर हम चलते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। क्या है ये? अवशोषण एवं अवशोषण एवं स्वांगीकरण। अवशोषण और क्या है? स्वांगीकरण है। अवशोषण और क्या है? स्वांगीकरण है। एक बार आपके की तरफ ध्यान भी दे लें थोड़ा सा, क्या चल रहा है आपका कमेंट सेक्शन में, देख लेता हूं मैं थोड़ा बहुत। बहुत बढ़िया, जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी को समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ लेता हूं, लेकिन बार बार पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है अपना अच्छी तरह से सिलेबस करना, ज्यादा ज्यादा पढ़ना। कोई बहुत ही ज्यादा ही डाउट हो तो वह पूछ भी लेना है। ठीक है, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा, मैं कुछ टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, जो आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा जो आपका पेपर में, जो जो पेपर से संबंधित है। मतलब सारे जो पेपर, जो इतने टॉपिक कर लेंगे, इसी के अंदर से पेपर में आ जाएगा। ठीक है, अगला हम टॉपिक देख लेते हैं, वो हमारा अवशोषण एवं स्वांगीकरण। ठीक है, अवशोषण एवं स्वांगीकरण। ठीक है, अवशोषण व स्वांगीकरण के अंदर हम देखते हैं, यहां पर क्या पहुंच गया? काइम पहुंच गया। यहां पर क्या पहुंच गया? काइम। अब वही काइम है, वही काइम किस में घुल जाएगा? रक्त में घुल जाएगा। किस में घुल जाएगा? रक्त में। जो हमारे आंत के अंदर गया है, तो आंत से यह पूरे रक्त में घुल जाएगा, और पूरे रक्त में जो घुलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? अवशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवशोषण बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि काइम का या अर्ध द्रव का, अर्ध द्रव, सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड, या क्या कहें? वर वर काइम, काइम का रक्त में, रक्त में मिलना, रक्त में मिलना। ठीक है, अवशोषण कहलाता है। इंग्लिश में और लिख देता हूं मैं, अवशोषण कहलाता है। इंग्लिश में और लिख देता हूं, क्या है हमारा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन क्या है? मिक्सिंग ऑफ फूड। फूड का मतलब काइम है। कभी ये सोचो ये फूड कहां से आ गया है, शुरू में तो खाया था, अभी तक फूड ही बच गया क्या? काइम है। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ फूड इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड थ्रो 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 किसके थ्रू? इंटेस्टाइन के थ्रू।
ठीक है, यहां मैंने इंटेस्टाइन शब्द का प्रयोग नहीं किया हिंदी में, ये समझ लेना भाई इंटेस्टाइन में ही तो है ये अर्ध, जो अर्धद्रव है और काइम है। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ बल्ड इन द मिक्सिंग ऑफ फूड इन द बल्ड थ्रू द इंटेस्टाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा, अच्छी बात है। लेकिन ये तो आपने केवल एब्जॉर्प्शन बताया है मास्टर जी, ये तो मास्टर जी चला गए आप, आपने तो केवल एब्जॉर्प्शन बताया, ये तो नहीं बताया एसिमिलेशन। एसिमिलेशन भी बताऊंगा। बच्चा पूछ रहा है कि मास्टर जी बताया नहीं है, मास्टर कह रहा है बताऊंगा बच्चे अभी। एसिमिलेशन क्या है, स्वांगीकरण क्या है? स्वांगीकरण होता है जो हमारे रक्त के साथ साथ में पूरे शरीर में उस भोजन का पहुंचना, मतलब कह सकते हैं हम खाने का रक्त के साथ, रक्त के साथ पूरे शरीर में पहुंचना, पूरे शरीर में पहुंचना, पूरे शरीर में पहुंचना स्वांगीकरण कहलाता है। पहुंचना स्वांगीकरण कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब ये हमारे कैसे कैसे पता चला कि ये बॉडी में पहुंचा है, ये ब्लड में पहुंचा है, कैसे? मास्टर जी बताएं। मास्टर कह रहा है जैसे एग्जाम्पल, जैसे विटामिन ए का, जैसे विटामिन ए का, विटामिन ए का आंख तक पहुंचना, आंख तक पहुंचना, आंख तक पहुंचना, विटामिन ए का कहां पहुंचना? आंख तक पहुंचना। सही है, आंख तक पहुंच गया विटामिन ए। और क्या बात है? और एक दो और बता दो मास्टर जी, एक से हमारा मन नहीं भरा, अभी बता रहा हूं। विटामिन ए का आंख तक पहुंचना, आंख को जरूरत है विटामिन ए की, तो कैल्शियम की जरूरत है, कैल्शियम का हड्डियों तक पहुंचना, हड्डियों तक पहुंचना। मतलब इसके अंदर ये बताना चाह रहा हूं मैं, यहां तो क्या था, रक्त रक्त में पहुंचा है, यहां पर क्या था, एब्जॉर्प्शन में तो रक्त रक्त में पहुंचा है, केवल रक्त में पहुंचा है। यहां तो खाने के साथ में, खाने का रक्त के साथ में पूरे शरीर में पहुंच गया। विटामिन ए है वो आंख तक पहुंच गया, और कैल्शियम है वो हड्डियों तक पहुंच गया। इसी वजह से ये क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। इसको लिख लो, इसको लिख लो जल्दी। बहुत बढ़िया है, लिख दिया होगा आपने। अगला देख लेते हम, एक लास्ट पार्ट हो रह गया हमारा, 3 पार्ट हमारे हो गए। लास्ट पार्ट है भोजन का बाहर निकलना, मल त्याग, इंजेशन। वो इंजेशन था। फोर्थ है इजेशन। इंजेशन है मल त्याग, मल त्याग है, इसके भी 2 भाग हैं। आप सोचोगे मास्टर जी सारे भाग भाग करते रहे तो क्या मामला है? देखो, मल त्याग है, मल त्याग में हम देखेंगे ए पार्ट तो मल त्याग ही होता है, ठोस पदार्थ का, ठोस जो वेस्ट मटेरियल है, ठोस अपशिष्ट का, सॉलिड वेस्ट का, अपशिष्ट का बाहर निकलना, बाहर निकलना, इजेशन, इजेशन मल त्याग कहलाता है। द्रव अपशिष्ट का, जो मूत्र वगैरह है, द्रव अपशिष्ट का, लिक्विड वेस्ट का बाहर निकलना, बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है।
उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रिएशन कहलाते हैं। क्या कहलाता है, एक्सक्रिएशन। ये थे हमारे पाचन तंत्र के 4 भाग। कितने हैं हमारे पाचन तंत्र के, क्या है, 4 भाग है। इसमें थोड़ा सा और हम देख लेते हैं। जो पाचन है हमारा, पाचन, ठीक है, पाचन है, तो पाचन के दौरान है, हम देखते हैं बहुत सारी प्रक्रिया होती है, और बहुत सारी प्रक्रिया में अंतिम प्रक्रिया हमारे क्या है, मल त्याग है। और मल त्याग में हमने क्या पढ़ा है, ठोस और द्रव अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। हम ये कह सकते हैं कि गंदे पदार्थों का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, का बाहर निकलना वेस्ट मटेरियल का बाहर निकला क्या कहलाता है, एजेशन कहलाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हमारे शरीर में संपूर्ण पाचन में लगने वाला समय कितना है। वैसे तो हम आगे भी पढ़ेंगे, यहां और पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से उसको। 2 से 6 घंटे लगता है। औसत कितना होता है भाई, औसत बताओ मास्टर जी बता रहे हैं। औसत एवरेज क्या होता है, एवरेज है 4 घंटे। एवरेज क्या है, 4 घंटे, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था, ये था हमारा पाचन तंत्र। अगला हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे, ये था हमारा पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र से पहले हम एक आदमी को लेके आया था मैंने आपको उस आदमी को पूछा, मैंने कहा ये क्लास में चलना है भाई। कहा ये काम क्या है, दिहाड़ी लगेगी। मैंने बच्चों को समझाना है बस थोड़ा सा। कहा कि ये पढ़ाई की बात है, पढ़ाई की बात तो मैं वैसे ही करता हूँ नॉर्मल। चलो हम चल पड़ते हैं। और इसने आपके लिए ये आ गया है आपको समझाने। तो हम देखते हैं यहां पर बलिदान दिया है, तो इसने बक्कल कैविटी के बारे में देखते हैं। ठीक है, हमने अभी तक भोजन किया था, भोजन कर रहे थे हम। तो भोजन कर रहे थे, वो भोजन है हमारा अंदर जा रहा था, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले किस में आता है, ओरल में आता है। ओरल में, मुंह में आता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख गुहा, बक्कल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी को हम बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं, मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजें आती है। एक तो दांत आते हैं, यहां पर क्या आते हैं, दांत, टीथ आते हैं। टीथ के बाद में भोजन में जो एक यहां पर मुख गुहा में जीव्या भी आती है, टंग भी आती है। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है लार ग्रंथि। क्या आती है, लार ग्रंथि। सलाइवा ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड, लार ग्रंथि आती है। देखो यहां पर है माउथ, है माउथ। यहां पर फेरिंग्स है, ये बताऊंगा मैं सारा हिंदी में भी। ओसोफेगस है, भोजन नली। लीवर, यकृत, गाल ब्लैडर, पित्ताशय, ये सारी हमारी चीजें हैं। स्टोमक है, पेनक्रियाज है, जेंजम है, ड्यूोडम है। लेकिन हम अभी केवल किसकी बात कर रहे हैं, बक्कल कैविटी की बात कर रहे हैं, मुख गुहा की बात करें। मुख गुहा में दांत है, जीभ है, लार ग्रंथि है, और मुख गुहा में ही सबसे पहले पाचन शुरू होता है। यहां पे हम देख लेते हैं सबसे पहले पाचन, यहां पर सबसे पहले पाचन शुरू होता है। डाइजेशन फर्स्टली
कहाँ शुरू होगा? पाचन, डाइजेशन स्टार्ट होगा, डाइजेशन शुरू होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में सबसे पहले डाइजेशन कहाँ कहाँ शुरू होगा? यहीं पर शुरू होगा, बक्कल कैविटी में शुरू होगा। एक और थोड़ा सा छोटा सा चित्र बना दूं मैं, जिसे आपको एक दृष्टि सी बन जाएगी। सबसे पहले तो है बक्कल कैविटी। क्या है? बक्कल कैविटी, मुख है। ठीक है, फिर उसके बाद में है एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल, आहार नाल बोलते हैं इसको। और तीसरे नंबर पर है एनस, गुहा। वैसे तो आहार नाल का भाग ही है, लेकिन हम देखें थोड़ा सा अलग अलग मैंने समझने के लिए लिख दिया, मुख गुहा। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले भोजन कहाँ आता है? मुख गुहा में। ठीक है, वो यहीं पर पाचन शुरू होता है। आहार नाल के अंदर पूरा पाचन कंप्लीट हो जाएगा, और अंतिम भोजन कहाँ जाता है? गुहा के अंदर। अंतिम भोजन कहाँ जाता है? गुहा के अंदर, और गुहा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये तीन प्रोसेस मोटे मोटे होते हैं। अब इन तीन प्रोसेसों में सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? दांत के बारे में जानेंगे। किसके बारे में हम जानेंगे? दांत के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसको भी लेके आज हमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दांत के बारे में। देखो, देखो, अब जो दांत है उसके दो भाग हैं। दांत के दो प्रकार हैं, दो प्रकार है। एक बार सही दिख रहा है बिल्कुल, रेड रंग ये। सही है, दांत के दो प्रकार हैं। दांत के दो प्रकारों में पहले हम देखते हैं स्थायी दांत। यहीं से स्टोरी थोड़ी सी समझ में आ जाएगी। स्थायी दांत जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ है। परमानेंट टीथ की बात है। जो परमानेंट टीथ है ये किसमें होते हैं? मुख्य रूप से आप देखोगे वयस्क मनुष्य में मिलते हैं। किसमें होते हैं? वयस्क मनुष्य में। ये 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे जो 32 है वो अच्छी तरह से हम देखेंगे। तो यहां पर देखोगे कितने हैं, पहले देख लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, फिर यहां देखो आप, ये नुकीला दांत, ये इस तरफ भी नुकीला, दो इस तरफ, फिर एक, फिर दो, और फिर तीन। ये ऐसे सूत्र होता है इसका। एक बार इसको मिटा देता हूं, थोड़ा दोबारा बना देता हूं। यहां पर जो दांत है इसको ऐसे डिवीजन कर लेते हैं, ऐसे डिवीजन। जो दंत सूत्र होता है, जो स्थायी दांतों का दंत सूत्र, वो होता है 2 1 2 3। 2 1 2 3, 2 1 2 3। यहां पर ये दो दांत है, इनकी बात चल रही है।
और एक ये नुकीला दांत है, दो एक, फिर ये दो दांत है, और फिर उसके बाद में ये तीन दांत है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं दो एक दो तीन, दो तीन। दो एक दो तीन। ठीक है, मतलब हमारा जो दंत सूत्र है दो एक दो तीन है। यहां पर भी आप देखोगे दो एक दो तीन। तो यहां पर देखो ये लिखा हुआ मोलर। मोलर का मतलब क्या है, जो इसको बोलते हैं चौर्णक। और इसको बोलते हैं अगर चौर्णक, परिमोलर। और फिर उसके बाद में ये जो नुकीला दांत है इसको बोलते हैं कैनिक, कैनिन, इसको बोलते हैं रदनक। और ये है इंसीजर, इसको बोलते हैं कृंतक। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे यहां पर भी ऐसे ही लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ कोई बात नहीं। तो यहां पर दो दांत है, इसको बोलते हैं, ये दो दांत है, इसको बोलते हैं हमारा इंसीजर, जिसको हम बोलते हैं कृंतक। ये है फिर दो के बाद में एक, इसको हम बोलते हैं कैनिन, रदनक। फिर उसके बाद में अगले दो देखो, ये दो कैनिन के बाद में ये होते हैं हमारे अगर चौर्णक, परिमोलर। देखो परिमोलर, अगर चौर्णक। और ये तीन होते हैं चौर्णक। ठीक है, जिसको बोलते हैं मोलर। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, जो जीविया वगैरह के बारे में बात है। यहां पर केवल ये ओविला, ओवला होता है, ये बढ़ जाता है कई व्यक्तियों के अंदर, और खराटे आते हैं उसी के कारण आते हैं कई व्यक्तियों में। इसको हम देखते हैं अवला भी बोलते हैं, ओवला भी बोलते हैं। कई व्यक्तियों के अंदर ये बढ़ जाता है बिल्कुल, और उसी की वजह से खराटे आने लग जाते हैं। और अमेरिका में सबसे ज्यादा तलाक है इसी के कारण होते हैं। चलो हम देखते हैं अगला। ये सारी चीजें थी, हमने चित्रण के माध्यम से देखा। अब हम अच्छी तरह से नॉर्मली देखेंगे दांत, टीथ। टीथ में हम देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं अस्थायी दांतों के बारे में। अस्थायी दांत जिसको हम दूध के दांत बोलते हैं, दूध के दांत अस्थायी दांतों के बारे में देखेंगे। दूध के दांतों के बारे में, अस्थायी दांत। दूध के दांत है वो 20 होते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। ये जिंदगी में 2 बार आते हैं, ये जिंदगी में 2 बार आते हैं, ये जिंदगी में 2 बार आते हैं। दो बार आते हैं जिंदगी में, 2 बार आते हैं दूध के दांत। जो दूध के दांत है जिंदगी में 2 बार आएंगे, और इसका मतलब क्या है, वो 20 दांत है वो टूट जाते हैं। और इन्हीं दूध के दांतों को मिल्क टीथ इंग्लिश में जो बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम कई बार पूछ लिया जाता है, ये आपको अच्छी तरह से नोट करना है। इसका साइंटिफिक नाम है डिसिडियस, डिसिडियस टीथ। किसका नाम है ये? मिल्क टीथ का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम। ठीक है, फिर उसके बाद में हम देखते हैं अच्छी बात है ये। फिर हम देखेंगे इनका दंत सूत्र और देख लेते हैं बच्चों का। चलो दंत सूत्र को आगे देख लेंगे, क्योंकि दंत सूत्र की मैं एक अलग से वो बना दूंगा आपके लिए। तो ये हो गया हमारा, छोटे बच्चों के बारे में हमने देख लिया कि जिंदगी में 2 बार दांत आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नाम है डिसिडियस टीथ है। ठीक है, और छोटे बच्चों में एक और क्वेश्चन पूछ लिया था कि छोटे बच्चों के अंदर सबसे पहले कौन से दांत आते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और कौन से दांत छोटे बच्चों में नहीं होते, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम देख लेते हैं जो वयस्क मनुष्य के अंदर दांत है, जिसको स्थायी दांत बोलते हैं, 32 है। फिर उनके हम एक अच्छी तरह से
एक टेबल सी बना लेंगे। दूसरा हम देखेंगे स्थायी दांत, जो हमने अभी बात की थी स्थायी दांत, वो आपको पता ही है, परमानेंट टीथ बोलते हैं इसको हम, परमानेंट टीथ है, परमानेंट टीथ है। अच्छी बात है, ये हमने देख लिया। कितने हैं ये, इसके बारे में ज्यादा नहीं देखेंगे, 32 होते हैं। और इसको हम कहें तो 20 प्लस में 12 है, 20 प्लस में 12, 20 दो बार आ जाते हैं और 12। यहां पर क्वेश्चन ये बन जाता है कितने दांत, कितने दांत जिंदगी में एक बार ही आते हैं, जिंदगी में एक बार आते हैं। तो कितने आते हैं, 12। कितने आते हैं, 12। तो 12 दांत है जिंदगी में एक बार ही आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बच्चों को एक्टिव कर रखा है, मेरी गुड़िया को एक्टिव कर बना रखा है बिल्कुल। जैसे उसको कोई ये कहे कि तेरे दांत खराब हो जाएंगे, तो वो ये कहती है ये मेरे परमानेंट टीथ नहीं है, ये दोबारा आएंगे चाचू, चिंता मत करो, ये मैं टॉफी खाने दो। कई बार आपने देखा हुआ छोटे बच्चों को बड़ा आदमी क्या बोलता है, टॉफी खाता है, गंदा बच्चा, चॉकलेट खाता है, गंदा बच्चा। तो बच्चे को क्या बोलना चाहिए, बच्चे को ये बोलना चाहिए मेरे तो दूध के दांत है, दोबारा आएंगे, तू मत खा, तेरे अंदर ये दोबारा नहीं आएंगे, तुम्हारे खराब हो जाएंगे, मेरे खराब नहीं होंगे। तो ऐसा बच्चे को बोलना चाहिए, क्योंकि किसके दांत खराब हो सकते हैं, मानो वयस्क मनुष्य के दांत खराब हो सकते हैं, छोटे बच्चे के तो दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो छोटा बच्चे के दोबारा आने के बाद में फिर खाता है, फिर आपने अच्छी तरह से चाटा है वो तैयार कर लेना चाहिए उसके लिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला एक टेबल देख लेते हैं। जो टेबल में बनाना चाह रहा था आपके, वो बनाना चाह रहा था इस रूप से, जिससे दोनों के दोनों कवर हो जाए। ऐसे बनाना चाह रहा था मैं, देखो यहां पर हम देख लेते हैं कृंतक, इनको हम बोलते हैं इंसीजर। फिर है रदनक, कैनिन, फिर अगर चरणक, इसको हम बोलते हैं प्रीमोलर, फिर चौरणक, इसको हम बोलते हैं मोलर, ये तो क्या है, दांत है, ये क्या है, दांत। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पर, ये हम देखेंगे वयस्क मनुष्य में कितने हैं, छोटे बच्चों में कितने हैं यहां पर, और फिर यहां पर इसके कार्य क्या है, वर्क क्या है, टास्क क्या है, टास्क दांतों का कार्य क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दांतों के रूप में हम देखते हैं। यहां पर हम देख लेते हैं वयस्क का, वयस्क, वयस्क मीन्स क्या है, अडल्ट मैन का दंत सूत्र, टीथ फार्मूला, दंत सूत्र। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र टीथ फार्मूला होता है 2 1 2 3, 2 1 2 3 गुणा में 2, गुणा में 2, मतलब इससे भी 2, इससे भी 2। तो आप देखो मैंने बताया था आपको, ये द, फिर एक ये नुकीला दांत, और ये द, फिर 3 नुकीला दांत है, ये चीरने फाड़ने के काम आता है, ये काटने के काम आते हैं, वो चबाने के काम आते हैं। ये दांत है, ये दांत हम देखते हैं 2 1 2 3, इस तरफ भी द है, इस तरफ भी द है, इस तरफ भी द, ये द। तो हमारे टोटल क्या 2 2 2 2, हमारे कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए, 8। तो हमारे कृंतक कितने होते हैं, 8 दंत सूत्र के हिसाब से। ठीक है, और यहां पर रदनक फिर 1 1
एक यहां से और एक यहां से, तो हम 2 से मल्टीप्लाई, 2 और 2 4, गुणा में 2 8 हो गया, एक और एक 2, 2 गुणा में 2 4, क्योंकि एक ये एक ये एक ये और एक ये 4 रदनक। फिर अगर चरणक, अगर चरणक है द द द 4 द द, तो कितने हो गए 8, 2 2 4 और 8, इसी तरह से 2 2 4 और 2 8, ठीक है। फिर अगले नीचे फिर हमारा मोलर, क्या आ गया मोलर, तो मोलर में आप देखोगे मोलर में कितने हो गए हमारे चरणक में 3 3 6 और 6 6 12, कितने हो गए 12 12, तो 12 8 20 20 और 12 32 हो गए, टोटल कितने हो गए 32, अच्छी बात है 32 हो गए। अगला है बच्चों का दंत सूत्र, बच्चों का दंत सूत्र, बच्चों का दंत सूत्र क्या है, बच्चों का दंत सूत्र ये और देख लेते हैं। बच्चों का दंत सूत्र याद करते हैं 2102 के नाम से, किसे याद करते हैं ये ध्यान रखना, 2102, ये अच्छी तरह से याद रखना 2102 गुणा में 2, तो इसी तरह 2 2 4 और गुणा में 2 8, अच्छी है बात है, एक और एक 2 2 गुणा में 2 4, बिल्कुल 0 0 0 0 और फिर 2 2 4 दूनी 8, ठीक है। तो आप देखो 8 और 4 12 12 8 20, ठीक है अच्छी बात है। यहां पर आप देखो अगला, यहां पर कार्य की बात करें, हम कार्य की बात करें तो कार्य में पहले नंबर पर आता है हमारा कृंतक। कृंतक में हम देखते हैं कृंतक ये काटने के काम आते हैं, यही दांत है वो काटने के काम आते हैं, तो इनका काम क्या है काटना। रदनक है ये चीरने हारने के काम आते हैं। मांसाहारी पशु का इसी से पता चलता है, जो शेर के अंदर सबसे ज्यादा यही विकसित होते हैं मांसाहारी पशु। रदनक है चीरने फाड़ने के काम आते हैं, ठीक है अच्छी बात है। अगर चरणक है इसका काम क्या है, इसका काम है और इसका काम दोनों का एक ही काम है, चबाना चबाना चबाना, ठीक है चबाना काम है इसका। फिर हम देख लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और, यहां एक क्वेश्चन अराइज होता है पहले नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों के अंदर सबसे पहले कौन से विकसित होते हैं, यही विकसित होते हैं। पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से लिख लेना बेशक है, या आप जो बाद में पीडीएफ लोगे उस समय पर छोटे बच्चों में साथ में लिख रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। छोटे बच्चों में कृंतक कृंतक छोटे बच्चों में कृंतक 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 दांत कौन से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंसीजर, क्या बोलते हैं छोटे बच्चों में कृंतक दांत बोलते, क्या बोलते हैं कृंतक, तो कृंतक को क्या बोलते हैं इंसीजर, सबसे ज्यादा वही विकसित होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े थे जो कृंतक इंसीजर, छोटे बच्चों में कृंतक सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले आते हैं। दूसरा पॉइंट, छोटे बच्चों में किड्स के अंदर, छोटे बच्चों में किड्स बच्चों में अगर चरणक दांत नहीं होते, अगर चरणक मतलब प्रीमोलर प्रीमोलर नहीं होते, प्रीमोलर नहीं होते, अच्छी बात है नहीं होते। तो तीसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरे नंबर पर है चूहों के अंदर, आपने देखा होगा कई बार चूहा है वह बिल आपने पकड़ लिया चूहे को और वह कुतरता रहता है, ऐसे कुतरता रहता है और आप हंसते हो कहा कि बेटा कटेगा नहीं, चिंता मत करो कितना ही जोर लगा लो कटेगा नहीं। तब वो तो इसलिए वो ऐसा कुतरता इसलिए है क्योंकि उसके ये दांत इंसीजर हैं, ये बढ़ते रहते हैं। मानव में प्रकृति ने तो ऐसा बना रखा, मानव को बढ़ते भी है और अपने आप घिस भी जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन चूहे के अंदर ऐसा है कि उसके वो बढ़ते रहते हैं इसलिए वो कुतरता है। इसलिए जब चूहे ने जन्म लिया तो उसकी माँ ने तुरंत बता दिया बेटा तेरे ये दांत है ना जो कृंतक है ये बढ़ेंगे और साथ साथ में कुतरते रहना, जो भी फंसे वहीं कुतर देना।
इसलिए आप चूहे को आप पिंजरे में रोक लेते हो और पिंजरे को कुतरना शुरू कर देता है। आप ये कहते हो बेटा पिंजरा लोहे का है, जबरदस्त लेके आऊं, कटेगा नहीं, लेकिन वो तो बेचारा है, वो उन दांतों को कुतरता रहता है और जिसकी वजह से दांत समान रहे। नहीं हो तो उसका मुंह है जब कट जाएगा, नीचे के दांत ऊपर में वो पूरे पूरे हैं वो धस जाएंगे और उसकी डेथ हो जाएगी। तो हम देखते हैं चूहे में चूहे में चूहे में कृंतक कृंतक इंसीजर इंसीजर ही बढ़ते हैं ठीक है। अगला मैंने बताया था जो चीरने फाड़ने के काम आता है। शेर में रदनक शेर में रदनक कैनिन ही विकसित होते हैं, ही सबसे ज्यादा विकसित होते हैं, ऐसे लिखना है, कैनिन ही सबसे ज्यादा विकसित होते हैं, सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। ठीक है, ये हो गया। और क्या है इसके बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट एक और रह गया जो कई बार पेपरों में पूछा जाता है, हाथी के बारे में। जो हाथी के दांत है, जो बाहर निकले रहते हैं, हाथी के अंदर टोटल दांत होते हैं वो 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। वो जो 2 दांत बाहर निकलते हैं वो इंसीजर ही होते हैं। यहां पर एक पॉइंट और लिख दूं मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाथी में 2 दांत जो बाहर निकलते हैं, जो बाहर निकले होते हैं वो इंसीजर होते हैं, वो इंसीजर होते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट आ चुका है पेपर में, हाथी में 26 दांत होते हैं, दांत होते हैं 26 दांत होते हैं। हाथी में 26 दांत होते हैं। 12 अगर चरणक 12 चरणक 12 चरणक होते हैं। कौन से? प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। कौन से नहीं होते हाथी में? तो हाथी में कौन से नहीं होते? हाथी के अंदर रदनक नहीं होते। तो 12 12 24 और 2 26 दांत हाथी के अंदर होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा सारा। हमने दांतों के बारे में देख लिया कि सारा क्या क्या होता है दांतों के बारे में, और हमने ये देख लिया कि वयस्क मनुष्य में दांत कितने हैं, सूत्र क्या है, बच्चों का सूत्र क्या है, दूध के दांत किसको बोलते हैं, पाचन कहां से शुरू होता है, मिल्क टीथ के बारे में देख लिया, बायोलॉजी के सारी चीजों के बारे में देख लिया। एक हमारा दांतों में बच गया, वो बच गया दांतों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में बच गया। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है वो 15-20 मिनट का और है, तो उसको हम कल देखेंगे। ठीक है, हमारा फिर क्या है, दांत पूरा होने के बाद में फिर अगला टॉपिक आ जाएगा जीविया पर। ठीक है, अभी ये हमारा पाचन तंत्र है, 2-3 क्लासों में तो पाचन तंत्र ही होगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमारा जो सिलेबस है पाचन तंत्र सबसे बड़ा होता है। तो इसको हम क्लास के जो टाइम को 1.5 घंटा ही है, यदि हमारा मन करेगा तो रात की क्लास इसलिए रखी है क्योंकि मन करेगा तो हम क्लास को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज तो कोई बात नहीं है, आज पहला दिन है, कभी सोचो कि क्या पढ़ाते हैं मास्टर, इतना कैसे पढ़ा लेते हैं। ठीक है, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।